हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। और आप सभी ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। थंबनेल का जो टाइटल है, क्या बात करते हुए आप भी तो नहीं करते ये गलतियां, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। बच्चों बेसिकली आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपका टॉपिक है बच्चों, ये आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। हम जो बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन को हिंदी में कहा जाता है संचार। तो बच्चों हम जो बातचीत करते हैं वो ही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन की डिटेल में मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया है। कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है, कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है। जिन बच्चों ने भी उन लेक्चर्स को नहीं देखा है वो उन लेक्चर्स को जरूर से देख ले। और आज जो आपका टॉपिक है बच्चों, ये भी आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही टॉपिक है। हम जो बातचीत करते हैं बच्चों, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, हम उसमें कौन कौन सी गलतियां करते हैं। क्या हम जो बातचीत कर रहे हैं वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? क्या जो बात हम अपने जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, या हमारे जो मिलने वाले हैं, या हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, उनसे जो हम बातचीत करते हैं बच्चों, क्या हम अपनी बात को उनके सामने जो रख रहे हैं, क्या हम अपने पॉइंट्स क्लियर कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं, तो आप क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। कुछ बैरियर्स हैं जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रोक रहे हैं। तो इस टॉपिक में जो आज का वीडियो है, इसमें यही रहने वाला है। वो कौन से रीजंस हैं, वो कौन से कारण हैं जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनने से रोकते हैं बच्चों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और जिन बच्चों ने भी एमपॉली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो एमपॉली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है आपकी एमपॉली ऐप पर चल रही है एक सिस्टमेटिकली वे में। जल्दी से एमपॉली ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्सेज को एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए बच्चों। तो बच्चों आपका टॉपिक है, आज का आपका टॉपिक रहने वाला है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर एक वर्ड आया है बैरियर्स। बैरियर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या है, हम किसी टॉपिक को अगर पढ़ने वाले हैं तो सबसे जरूरी होता है उसका अर्थ जानना, मीनिंग को जानना। क्योंकि जब हम जान जाते हैं किसी चीज के मीनिंग को, फिर हम क्या है, उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये जो आपका आज का टॉपिक रहने वाला है, ये है बैरियर्स के बारे में है। टोटल आपका बैरियर्स के बारे में। हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है, बैरियर्स। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा रीजन क्या है आपका? बैरियर्स है। बैरियर्स को कहा जाता है बच्चों हिंदी में बाधाएं। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो गया आपका कम्युनिकेशन में बाधाएं। मैंने आपको बताया कि जब आप बात करते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती है कम्युनिकेट करते हुए, उसी चीज को आज हम क्लियर करेंगे। ये जो पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो ये क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे एक इफेक्टिव कम्युनिकेट करने में। जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, जिससे भी आप बात करते हैं, वो क्या है, आपको बहुत मदद करेगा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ये जो आज का लेक्चर है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, और इसको लाइफ में लेकर आइए। क्योंकि चीजों को सीखने का मतलब क्या है, अगर आप चाहते हैं कि चीजें परमानेंट आपके पास रहें, तो आप क्या करें, उसको इस तरह से सीखें कि वो आपके लाइफ में बनी रहे, आप उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। तभी क्या है, आप उन चीजों का प्रॉपर मीनिंग समझ पाएंगे। तो कम्युनिकेशन में जो ये आपका टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपकी बुक में, आपकी बुक जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बुक है, ये आपका चैप्टर 3 का एक टॉपिक भी है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इसको समझते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर में भी, कई लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं, कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों। हमारी जो आइडियाज हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर करने का एक मीडियम ही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी अपने आइडियाज को, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर करना ही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये तो हो गई कम्युनिकेशन की बात। बच्चों कम्युनिकेशन क्या है, आपकी एक जटिल प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन क्या है, आपकी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से क्या मतलब है आपका? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से आपका मीनिंग ये है, आपकी जो ये प्रक्रिया है एक जटिल प्रक्रिया है, यानी एक आपकी कठिन प्रक्रिया भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं होता। एक होता है कम्युनिकेशन, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं आप, और एक होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब आपको इन बैरियर्स का पता होगा, यानी आपको अगर इन बैरियर्स का पता होगा, तब आप क्या कर पाएंगे, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। यही आपका टॉपिक है। तो बैरियर्स क्या होते हैं बच्चों? आपके बैरियर्स होते हैं जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब आप बातचीत करते हैं, तो कम्युनिकेट करते हुए कुछ बाधाएं आती हैं, बातचीत करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें ही कम्युनिकेशन बैरियर कहा जाता है। यानी कुछ डिस्टर्बेंस होता है, कुछ इंटरफेरेंस आता है, वही आपके क्या कहलाते हैं, बैरियर्स कहलाते हैं। तो इसको समझते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो यहाँ पर नंबर 1 आपका बैरियर है, ये है आपका इम्प्रॉपर कोडिंग। इम्प्रॉपर कोडिंग क्या होता है बच्चों आपका? इसको बहुत ही ध्यान से समझना है।
इम्प्रॉपर कोडिंग क्या होती है बच्चों आपकी? इम्प्रॉपर कोडिंग उसे कहा जाता है, मान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके कोई सीनियर है, ठीक है, आपकी कोई सीनियर है या आप ही सीनियर हो किसी कंपनी में, आप जॉब कर रहे हैं, एज अ जॉब एस्पिरेंट है या आप जॉब कर रहे हैं और आप क्या है किसी भी कंपनी में सीनियर हो जाते हैं, ठीक है। आप जब सीनियर बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, सीनियर का वर्क क्या होता है? काम लेना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, सीनियर क्या करते हैं? वो काम लेते हैं अपने जूनियर से, अपने कॉलीग से। तो उसमें क्या होता है, अब मान लीजिए आप एक सीनियर है, आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोई भी एक टेक्निकल रिपोर्ट तैयार करते हैं, कंप्यूटर पर आपने एक रिपोर्ट तैयार की और आप जो है अपने कॉलीग के पास मेल कर देते हैं या अपना जो आपका जो जूनियर है उसके पास आप सेंड कर देते हैं। अब आपने जब उस रिपोर्ट को वहां पर सेंड कर दिया, रिपोर्ट को सेंड करने के बाद जो भी आपने इंस्ट्रक्शन उस रिपोर्ट में दी थी, आपने कहा कि ये काम इस तरह से करना है, वहां पर आपने क्या किया, उस रिपोर्ट के अंदर आपने कुछ भारी शब्दों का इस्तेमाल किया, कुछ कठिन वर्ड्स का आपने क्या किया, यूज कर लिया, हार्ड वर्ड्स का आपने यूज किया। तो अब उसमें क्या होगा, जो वर्क आपने दिया है वो काम तो होगा, काम तो वो कर लेंगे जैसे तैसे करके, लेकिन जो आपने कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किए थे अपनी रिपोर्ट के अंदर वो उसको नहीं समझ पाए, किसी रीजन से वो उसको नहीं समझ पाए, तो क्या उस तरीके से वो काम पर कर पाएंगे जिस तरीके से आप चाह रहे थे? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो यही क्या कहलाती है, आपकी इम्प्रॉपर कोडिंग कहलाती है। यानी आप किसी को कोई वर्क दे और उसमें उस वर्क में कुछ हार्ड चीजों का आप यूज कर ले, कुछ हार्ड चीजों का आप यूज कर ले, या हार्ड मटेरियल, हार्ड वर्ड्स हो गए, कुछ भी हो सकता है, वो उसका यूज कर ले, और जिससे आप वो काम कराना चाह रहे हैं वो बंदा उस काम उसको समझ ही ना पाए, उन चीजों को जो आपने उसके अंदर इंक्लूड की थी। तो उसमें क्या होगा, आपने जो कोडिंग की वो कैसे की? इम्प्रॉपर कोडिंग की। सामने वाला उसको समझ नहीं पाया, काम तो हो जाएगा लेकिन जो एक परफेक्ट वे में होना चाहिए था वो परफेक्शन चला जाएगा। इसी तरीके से आपका कम्युनिकेशन में होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे जो होता है, जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, जो हमारा घर पर कम्युनिकेशन होता है अपने दोस्तों के साथ में, अपने मिलने वालों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, वो क्या होता है बच्चों? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और जो हमारा ऑफिस में करते हैं वो हम कैसा करते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा फैमिली के साथ में होता है, और जो हम ऑफिस या जॉब वगैरह में करते हैं वो कैसा होता है? आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यानी एक सिस्टमेटिकली वे में। और उस फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी, जिस जॉब प्रोफेशन में अगर आप हैं, वहां पर अगर आप इसका यूज करते हैं इम्प्रॉपर कोडिंग का, आप अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, आप भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेट करते हो अपने कॉलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ में, तो वो आपकी बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इससे दिक्कत क्या होगी? वो काम तो हो जाएगा लेकिन एक परफेक्शन के साथ जो होता वो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है इम्प्रॉपर कोडिंग का। जब भी आप कोई मटेरियल, कोई वर्क या कोई किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर क्या है, या आप बात ही करते हैं तो वहां पर क्या है, आसान शब्दों का इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा, आप जो बात रखना चाह रहे हैं, जो पॉइंट्स क्लियर करना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप एज अ सेंडर, यानी आप जो मैसेज सामने वाले के पास पहुंचाना चाह रहे हैं और आप कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सामने वाले को क्या होगी? परेशानी होगी, और परेशानी ही क्या कहलाएगी? बैरियर्स कहलाएगी। तो यही कहलाती है आपकी इम्प्रॉपर कोडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, आपका इम्प्रॉपर कोडिंग के बाद नेक्स्ट आता है आपका रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन क्या होता है आपका? रॉन्ग अजम्पशन किसे कहा जाता है? रॉन्ग का मतलब होता है गलत, और अजम्पशन का मतलब होता है धारणा, यानी एक गलत धारणा। गलत धारणा का मतलब क्या होता है यहाँ पर? गलत धारणा का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं रॉन्ग अजम्पशन को, कोई एक पर्सन है, मान लीजिए मैं ही, ठीक है, मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपका स्टार्ट किया बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यहां पर आपका एक टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने। अगर मैं आपको नहीं बताता कि बैरियर्स का मीनिंग क्या होता है, और मैं ये सोच लेता माइंड में कि आप सभी को पता है, यानी कहने का मतलब ये है, सेंडर अपने माइंड में ये सोच ले, जो रिसीवर है, आप रिसीवर की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेंडर अपने माइंड में सोच ले कि रिसीवर को पता है पहले से ही, इस टॉपिक की जानकारी है, तो उससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लैक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाएंगी। तो यही क्या कहलाता है? आपका रॉन्ग अजम्पशन कहलाता है। यानी अगर मैं आपको नहीं बताता, बैरियर्स का मतलब बाधाएं होती है, कुछ बच्चे जानते होंगे लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे बैरियर्स का मतलब क्या होता है। तो इसी वजह से जो बच्चे जानते हैं उनको तो पता रहेगा, लेकिन मैंने अपने माइंड में जो सोचा, जो नहीं जानते थे उनका तो नुकसान हो गया। तो यही क्या कहलाता है बच्चों? आपका रॉन्ग अजम्पशन कहलाता है। यानी पहले से ही एक परसेप्शन बना लेना कि हाँ, इस पार्ट के बारे में या इस टॉपिक के बारे में सामने वाले को पूरी जानकारी है, तो यही क्या कहलाता है? आपका रॉन्ग अजम्पशन कहलाता है। जैसे कि आप कम्युनिकेशन में ले सकते हैं इसको, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक अनपढ़ व्यक्ति है, वहां पर दो लोग प्रेजेंट है।
तो आप जब बात कर रहे हैं तो आपने कोई ऐसा भारी शब्द इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि ये भी जानता होगा, तो नॉर्मल सी बात है। जैसे गारंटी शब्द हो गया, गारंटी की हिंदी कुछ लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं भी जानते। गारंटी को हिंदी में प्रत्याभूत कहा जाता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, एक अनपढ़ आदमी को आप सोचेंगे कि इसे तो पता ही होगा, आपने जो था पढ़े लिखे आदमी को भी नहीं बताना जरूरी नहीं समझा, और उसको पता ही नहीं था बेचारे को। तो इसमें क्या होगा, इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो यही कहलाएगा आपका रॉन्ग असम्पशन। तो इसका ध्यान रखना है। आप जब बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसा ना सोचे आप किसी से अगर कोई बात बताना चाह रहे हैं कि इसको पहले से पता है, नहीं। अगर उसको नहीं पता होगी फिर क्या होगा, फिर तो आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। आपके कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाएगी, बैरियर्स आ जाएगा, बाधा आ जाएगी, आप जो कहना चाह रहे थे वो बात पहुंच ही नहीं पाई। तो इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। थर्ड आपका आता है वैलिड परसेप्शन। वैलिड परसेप्शन आपका क्या होता है, वैलिड परसेप्शन क्या होता है आपका, इसे कहा जाता है भिन्न अवधारणा। भिन्न अवधारणा। तो वैलिड परसेप्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, यहां पर आप इमेज में समझ सकते हैं, यहां पर एक ग्लास रखा हुआ है वाटर का। तो ये ग्लास क्या है, नीचे से थोड़ा सा मतलब खाली है, ऊपर से खाली है, और नीचे से हल्का सा भरा हुआ है। तो इधर की साइड जो एक पर्सन बैठा है, जो हमारा लेफ्ट साइड पर्सन बैठा है, वो कह रहा है ऑलमोस्ट फुल, और जो हमारा राइट साइड पर्सन बैठा है वो कह रहा है ऑलमोस्ट एम्प्टी। यानी इसका परसेप्शन क्या है कि लगभग भरा हुआ है, जबकि दूसरा वाला क्या कह रहा है, लगभग खाली है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कोई भी दो व्यक्ति होंगे, इसमें क्या होता है, कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, उसमें कोई उनको एक टास्क उनके सामने है, ठीक है, या मान लीजिए कोई न्यूज है, ऐसे समझिए आप इसको, एक न्यूज है, ये व्यक्ति भी पढ़ता है, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी उस न्यूज को पढ़ रहा है। तो उसमें क्या होगा, दोनों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी उसकी अवधारणा है, अपना अपना उनका एक्सपीरियंसेस है। तो इसके लिए हो सकता है वो चीज इंपॉर्टेंट हो, और दूसरे वाले के लिए क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट ना भी हो। तो इसी तरीके से इसको लगता है कि ये क्या है, ऑलमोस्ट फुल है, लेफ्ट वाले को लगता है कि ग्लास ऑलमोस्ट फुल है, भरा हुआ है, लेकिन दूसरा वाला तो नहीं सोचता उसकी तरह से, उसका एक्सपीरियंसेस अलग है, उसकी थॉट्स अलग हैं। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऑलमोस्ट एम्प्टी, लगभग खाली ही है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कम्युनिकेशन में किस तरीके से इसको हम लेकर आएंगे, इसको समझिए। कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई एक बात कही जा रही है पर्टिकुलरली, हो सकता है कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से ठीक हो और आपके पर्सपेक्टिव से ठीक ना हो। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी ये एक बैरियर की तरह काम करता है। तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, क्या करें ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जो बात कही जा रही है वो किस पर्सपेक्टिव में करी जा रही है, उससे पर्सपेक्टिव को क्लियर कर ले। तो यही क्या कहलाता है, आपका वैलिड परसेप्शन कहलाता है। यानी दो लोगों की अपनी अपनी अलग अलग किसी भी टॉपिक पर राय हो सकती है, कि कोई भी किसी के लिए बाध्य नहीं होगा। फोर्थ आपका कहलाता है कैटेगोरिकल थिंकिंग। फोर्थ आपकी जो दिक्कत आती है कम्युनिकेशन में, वो क्या है आपकी कैटेगोरिकल थिंकिंग। कैटेगोरिकल थिंकिंग क्या है आपकी, कैटेगोरिकल थिंकिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई टीचर है, कोई टीचर है, वो क्या करता है, उसको लगता है कि जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं उन सभी को व्याख्या विधि से पढ़ना अच्छा लगता है। यानी एक टीचर ने अपने आप से माइंड में ये चीज बना ली है, इसको इस एग्जाम्पल से समझिए। एक टीचर ने अपने आप से माइंड में एक चीज बना ली कि बच्चों को व्याख्या विधि से समझ में आता है, जबकि वो प्रैक्टिकल नहीं कराता, सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल को नहीं कराता। तो अब उनमें से कुछ बच्चे तो हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चों को व्याख्या विधि समझ में आती हो, भाई डिस्क्रिप्टिव मेथड समझ में आता हो, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जिन्हें समझ में नहीं आता होगा। तो इसमें क्या होगा, जो उनकी जो एक्टिविटी वाला वर्क है, जो बेसिकली उनका एक्टिविटी वाला वर्क है, यानी जो उनका प्रैक्टिकल वर्क है, वो नहीं करा पा रहा है टीचर, वो नहीं कराता है। तो इससे क्या होगा, कुछ बच्चों की जो इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में खत्म हो जाएगा। उस सब्जेक्ट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्या है बच्चे का खत्म हो जाएगा। जैसे आप केमिस्ट्री ले लीजिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, थ्योरी भी है प्लस प्रैक्टिकल भी है। फिजिक्स ले लीजिए, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, और भी बहुत सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए एक टीचर है, वो आपको थ्योरी पढ़ाए चला जा रहा है, केमिस्ट्री टीचर, या एक फिजिक्स टीचर है, वो आपको थ्योरी पढ़ाए चला जा रहा है, आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा है या प्रैक्टिकल नहीं करा रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो अब टीचर क्या सोच रहा है, टीचर सोच रहा है कि बच्चों को व्याख्या विधि से ही समझ में आ रहा है, वो सारी चीजें थ्योरी में समझा रहा है। तो उससे क्या होगा, उन बच्चों का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट से खत्म हो जाएगा। अब बात करेगा इसे कम्युनिकेशन में किस तरीके से बैरियर है, तो ये कम्युनिकेशन में भी इसी तरीके से बैरियर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हैं ना कि बातों से नहीं समझा सकते, एविडेंस मांगते हैं, ठीक है, एविडेंस टाइप। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसे बातों से समझाने लग रहे हैं। मान लीजिए कोई विवाद हो गया आपका, ठीक है, प्रॉपर्टी का लेकर, कोई रास्ते को लेकर या किसी और चीज को लेकर विवाद हो गया आपका। तो आप क्या कर रहे हैं, सामने वाला जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी अपनी दिखा दीजिए कि हाँ देख लीजिए,
कि यहाँ पर ये अवेलेबल है, ये चीज आप देख सकते हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन की गई है कि यहाँ पर जो है रास्ते को लेकर विवाद था कि मेरा रास्ता इस जगह पर मौजूद है। तो ये क्या होगा, यही कहलाती है आपकी कैटेगोरिकल थिंकिंग। आप एक विवाद से भी बच जाएंगे और आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ये क्या करेगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिखाएगा और वो चीज वहीं पर क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से बाउंडेशन ले लेगी। तो यही कहलाती है आपकी कैटेगोरिकल थिंकिंग। एक व्यक्ति किसी चीज के बारे में परसेप्शन बना लेता है और फिजिकल एक्टिविटी से क्या है, वो दूर रहता है। जो आपकी एक्टिविटीज होती है उनसे दूर रहता है। तो उसमें क्या है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाएगा, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट उस बात में से खत्म हो जाएगा या उस टॉपिक से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम बाईपासिंग। फिफ्थ जो है आपका बाईपासिंग। बाईपासिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर बाईपासिंग का मतलब होता है आपका उलझन। बेसिकली अगर एक आसान शब्द में मैं कहूं तो यहां पर कम्युनिकेशन के बैरियर में जो बाईपासिंग एक उलझन की तरह काम करती है। उलझन क्या है आपकी, उलझन किस तरीके से क्रिएट होगी, आप बात कर रहे हैं, आपने किसी शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां एक शब्द लिखता हूं, मैंने यहां पर एक शब्द लिखा, मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है पत्र। क्या लिखा मैंने यहां पर, एक शब्द पत्र। तो मैं श्योर हूं इस बात के लिए पत्र का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको सोचने के लिए 2 सेकंड देता हूं, पत्र का मीनिंग क्या होता है, सोचिए। तो मैं ये श्योर होकर कह रहा हूं कि आप में से जितने भी बच्चे हैं 90% बच्चों ने पत्र का मीनिंग सोचा होगा चिट्ठी। पत्र का मीनिंग चिट्ठी यानी लेटर। पत्र का मतलब क्या होता है, लेटर, यही सोचा होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पत्र का मतलब लेटर नहीं, पत्र का मतलब पत्ता है, लीफ है। क्या है, पत्ती है या पत्ता है, लीफ है। तो मैं तो कहना चाह रहा था पत्र, मैंने कहा कि पत्र जो है पतझड़ के मौसम में सारे पत्र गिर जाते हैं। तो यहां पर कुछ बच्चे ने सोच लिया कि पत्र का मतलब सर जी ने क्या कहा, चिट्ठी, और मेरे कहने का मतलब क्या था, पत्ते गिर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उलझन पैदा हो जाती है कम्युनिकेशन में। यानी आपने कोई शब्द बोला और उसको आपने डिफाइन नहीं किया, उसका क्लियरली मीनिंग बच्चे को नहीं बताया, तो उससे भी क्या होगा, बच्चे के अंदर जो भी, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको क्या होगी, उलझन पैदा हो जाएगी। आप जब भी कोई बात करें, अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसके 2 मीनिंग हो, तो आप क्या करें, कम्युनिकेट करते हुए उसका मीनिंग क्लियर कर दें। तो इससे आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा। यही कहलाती है आपकी बाईपासिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 आपका कहलाता है फिजिकल डिस्ट्रक्शन। फिजिकल डिस्ट्रक्शन क्या होता है आपका, फिजिकल डिस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है बच्चों, फिजिकल डिस्ट्रक्शन क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। फिजिकल डिस्ट्रक्शन में यहां आपके पास एक सामने इमेज भी चल रही है, एक व्यक्ति दीवार के इधर की साइड खड़ा है और दूसरी पर्सन दीवार के उधर की साइड खड़ी है। तो वो क्या कर रही है, कान की तरफ हाथ रखा है और वो इधर से नीचे से बोल रहा है। तो बीच में डिस्ट्रक्शन क्या है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन। यहां पर क्या है आपका, वो बैरियर कौन सा है, वो दीवार काम कर रही है। यहां पर फिजिकल डिस्ट्रक्शन में क्या रहा है आपका, दीवार एक बैरियर की तरह काम कर रही है, यानी उसको उठना पड़ रहा है दीवार से ऊपर और उसको फेस ऊपर उठाकर अपनी बात कहनी पड़ रही है। तो यही क्या कहलाता है, आपका फिजिकल डिस्ट्रक्शन कहलाता है। यानी जब आपको बात करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी बीच में फिजिकल मोड आ जाए, वही क्या कहलाता है, आपका फिजिकल डिस्ट्रक्शन कहलाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, फिजिकल डिस्ट्रक्शन को। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रक्शन को आप इससे भी समझ सकते हैं। आप किसी एक कमरे में मौजूद है, ठीक है, आप कहां पर है, कमरे में है, वहां पर बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पास वाले बंदे से, बैठे हुआ जो भी आपके पास बैठा हुआ है, उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत होगी बात करने में, क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो यही डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, आपका फिजिकल डिस्ट्रक्शन कहलाता है। यानी बच्चों के द्वारा जो शोर मचाया जा रहा है वही क्या है, आपका फिजिकल डिस्ट्रक्शन है। और यही क्या है, आपका बैरियर भी है। ये क्या है, एक टाइप का बैरियर है, ये बाधा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो बच्चे क्या है, भागे फिर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। तो वो क्या है, बैरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, कुछ बातें सेंडर तक पहुंच पा रहे, रिसीवर तक पहुंच पा रही है सेंडर के थ्रू, और कुछ नहीं पहुंच पा रही है, उसे ही क्या कहा जाएगा, बैरियर कहा जाएगा। तो ये कहलाता है आपका फिजिकल डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 आपका है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस, ये क्या होता है बच्चों, आपका साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस। इसको समझते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, इसको खासकर ध्यान में रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस में आपका आ जाता है, यहां पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां पर आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका डिप्रेशन, ये सारी चीजें यहां पर आ जाती है। जब भी कोई व्यक्ति गुस्से में है, कोई व्यक्ति गुस्से में है, या कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ पड़ा है,
या कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो आप जब उससे कम्युनिकेट करेंगे, आप जब उससे बातचीत करेंगे, तो उसके माइंड तक कुछ बातें पहुंचेंगी और कुछ बातें नहीं पहुंचेंगी। ये बात कंफर्म है। ये बात क्या है आपकी? कंफर्म है। कुछ बातें उसके माइंड तक जाएंगी, कुछ नहीं जाएंगी। तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे कम्युनिकेशन में कैसे आपका डिसएडवांटेज होता है? कम्युनिकेशन में इस तरीके से होता है, आप उससे कहना कुछ चाह रहे हैं, तो उसके माइंड में आधी ही बात जाएगी और उससे क्या है, कम्युनिकेशन आपका खराब हो जाएगा और बात बिगड़ने की संभावना पूरी है। तो इस चीज का खासकर ध्यान रखेंगे। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम खुद भी गुस्सा ना करें कम्युनिकेट करते हुए, क्योंकि शांत दिमाग अच्छे डिसीजन लेता है। खुद भी गुस्सा ना करें कम्युनिकेट करते हुए, और जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो व्यक्ति भी गुस्से में ना हो, क्योंकि आप अपनी पूरी बात नहीं पहुंचा पाएंगे और उससे क्या है, आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्ट होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। यही कहलाता है आपका साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में। कल्चरल डिफरेंसेस को कैसे समझेंगे? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक यहाँ पर लेडी है, पर्सन है, वो सामने वाले से हैंड शेक करने के लिए हाथ बढ़ा रही है, लेकिन दूसरा वाला जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, झुक रहा है, बो डाउन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बो डाउन कर रहा है, उसके सामने झुक रहा है। तो ये व्यक्ति तो सोच रहा है, ये व्यक्ति सामने वाला क्या सोचेगा कि ये मुझसे हाथ क्यों मिला रही है, और जबकि ये सोच रही होगी, इसके माइंड में क्या परसेप्शन चल रही होगी, ये बंदा मेरे सामने क्यों झुक रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो कल्चरल डिफरेंसेस है यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाते हैं, आपके कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां पर आपको सम्मान देने के लिए झुकना पड़ता है, जैसे आपका कोरिया, आपका चाइना हो गया। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर क्या है, हल्का सा बो डाउन करते हैं सम्मान के लिए, या ग्रीट करने के लिए, वेलकम करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हल्का सा झुकते हैं। जबकि अदर कंट्रीज में क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं। और बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं उनमें पांव छूते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या करते हैं, हम अपने बड़ों के पांव छूते हैं। तो यही क्या होता है, यही कहलाता है आपका कल्चरल डिफरेंसेस। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कल्चरल डिफरेंसेस के आधार पर क्या करेगा, परसेप्शन बनाएगा, माइंड में थॉट्स बनाएगा। माइंड में क्या करेगा, थॉट्स बनाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, आप इसको एक एग्जाम्पल में आपको बहुत आसान एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जहां पर आई टू आई कॉन्टेक्ट करना एक कॉन्फिडेंट पर्सन की पहचान होती है। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका में जाते हैं, या और किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, या आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो वहां पर क्या है, जो वुमेन्स हैं वो क्या करती हैं, आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करती हैं। तो वहां पर क्या है, इसको कॉन्फिडेंट ऐसा माना जाता है कि ये एक कॉन्फिडेंट लेडी है या एक कॉन्फिडेंट पर्सन है। कोई आपसे आंख में आंख डालकर बात करता है तो उसको क्या मानते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सन मानते हैं। लेकिन कुछ संस्कृतियां ऐसी होती है जहां पर अगर आंख में आंख डालकर बात करे तो वहां पर क्या है, गलतफहमी हो जाती है, या इसको बुरा माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, बुरा माना जाता है, या गलतफहमी का कारण भी माना जा सकता है। तो यही कहलाता है आपका कल्चरल डिफरेंसेस। तो आप जिस कल्चर में हैं उसको फॉलो करें। कम्युनिकेशन का ये एक पार्ट है। कहीं पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, आप जब मॉर्निंग में जाते हैं तो लोग हैंडशेक करते हैं। अगर आप वहां पर जाकर पांव छूना शुरू कर दें तो थोड़ा सा ऑड होगा। तो इससे क्या होगा, ये आपके कम्युनिकेशन में क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, बाधा क्रिएट करेगा। तो यही कहलाएगा आपका बैरियर। और मान लीजिए कहीं पर पैर छूने का रिवाज है, कहीं पर पैरों को छूकर ग्रीट करते हैं, वहां जाकर आप हाथ मिलाना शुरू कर दें, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन में। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका नॉइस के बारे में। नॉइस किस तरीके से बैरियर का काम करता है, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, आप सभी को पता होगा, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है नॉइस। अब कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, या मैं मान लीजिए मैं फोन पर बात कर रहा था किसी से, रोड पर जा रहा था, मैं फोन पर बात कर रहा था। अब पीछे से क्या है, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, और कंटिन्यूअसली नॉइस चल रही है। अचानक से एक ट्रक आया या कोई बस आया, ड्राइवर ने क्या किया, हॉर्न बजा दिया बहुत तेज। अब होगा क्या, अब उसने हॉर्न बजा दिया, मैं कुछ बात कह रहा था, मेरी बात क्या हो जाएगी, बीच में से मिस हो जाएगी, जो मैंने बात कही थी, और मैं बात कहकर आगे निकल गया। तो ये कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेगा। नॉइस तो बहुत बड़ा फैक्टर है, नॉइस तो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेगा ही करेगा। कॉन्टिन्यूअस एक साउंड चल रही है और आप बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके लैक ऑफ वर्ड्स होंगे, कम्युनिकेशन में लैक ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। तो कभी भी अगर कोई जरूरी इंफॉर्मेटिव कोई भी बात करनी है, कोई जरूरी बात करनी है, तो कम से कम इतना जरूर कर लीजिएगा कि एक शांत प्लेस पर जाकर बैठिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जो रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो आप क्लियरली अपने पॉइंट्स पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप रोड पर चल रहे हैं और वहां पर एक बिजनेस डील कर रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, नॉइस इफेक्ट करेगी आपके कम्युनिकेशन को। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन को नॉइस इफेक्ट करता है, ठीक है। तो नॉइस वाले प्लेसेस से को अवॉइड करें
और अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं। यही आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पुअर लिसनिंग स्किल। 10 एंड लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका पुअर लिसनिंग स्किल। पुअर लिसनिंग स्किल क्या होती है बच्चों आपकी, किस तरीके से ये आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है? कम्युनिकेशन को इस तरह से इफेक्ट करती है, इसमें क्या होता है, कोई पर्सन है, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये कोई अपनी जो है थियरी को बता रहा है या कोई चीज समझा रहा है सामने खड़ा हुआ, बाकी जो बैठे हैं कुछ ने सर पकड़ रखा है, कुछ ने सर पे हाथ रख रखा है, कुछ सो रहे हैं टेबल पर बैठे हुए। तो इससे क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या है, पुअर लिसनिंग स्किल का जो मतलब होता है वो ये होता है, सामने वाला पर्सन कुछ बात कर रहा है और जो अदर पर्सन है, मतलब सेंडर तो अपनी बात रख रहा है, जो रिसीवर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई बैठा है, कोई सोच रहा है। तो इससे क्या होगा, जो बात सेंडर कह रहा है, रिसीवर क्या है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको मिस कर देगा। सेंडर के द्वारा जो बात कही जा रही है, यानी मेरे द्वारा अगर कोई बात कही जा रही है और आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस कर देंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो आपका ध्यान पूरा वहीं पर होना चाहिए, जब सामने वाला आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो आपका ध्यान पूरा उसकी कम्युनिकेशन पर होना चाहिए, ताकि आप उससे फायदा उठा सकें, या जो बात वो कहना चाह रहा है उसके सारे पॉइंट्स आपको पता हो, वरना दिक्कत आपको ही होगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। कम्युनिकेशन में क्या है, बिल्कुल भी पुअर लिसनिंग स्किल का यूज नहीं करना है। कहते हैं ना, एक कोट है, फॉर बीइंग अ गुड स्पीकर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा वक्ता बनने से पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सुनना सीखें। मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया और आपने ध्यान से क्वेश्चन ही नहीं सुना और जवाब देना शुरू कर दिया। आपने क्या क्या जवाब देना शुरू कर दिया, क्या आपका जवाब करेक्ट होगा 100%? बिल्कुल भी नहीं। आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कुछ था और आपने जवाब कुछ और दिया। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही क्या बन सकता है, एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। इसको ध्यान में रखना है। तो यही क्या कहलाती है, आपकी पुअर लिसनिंग स्किल कहलाती है, जिससे क्या होगा, भ्रम पैदा हो जाएगा, बात पूरी पहुंच नहीं पाई और बातों में क्या हो जाएगा, फिर भ्रम पैदा हो जाएगा। तो ये बच्चों कुछ आपके इंपॉर्टेंट बैरियर्स थे जब आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ में। तो किस तरह से आपको परेशानी हो सकती है, किस तरह से आप जो है दिक्कत उठा सकते हैं कम्युनिकेट करते हुए, तो इन कुछ बैरियर्स का आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ बाधाएं हैं जिनको आप याद रखकर आप इनको अप्लाई करके देखिए, आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है बच्चों। पढ़ाई का मकसद यही होता है, हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, हम जो बात कर रहे हैं, हम जो भी बात अपनी रखना चाह रहे हैं, सामने वाला, हम क्योंकि सेंडर है और सामने वाला कौन है, रिसीवर है। अगर हम अपने पॉइंट्स क्लियर नहीं कर पाए तो हमने क्या कम्युनिकेशन सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आप कम्युनिकेशन को क्यों सीख रहे हैं, ताकि आपका कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव हो पाए, आप इतने इफेक्टिव कम्युनिकेट कर पाए कि जब आप बात करना शुरू करें तो सामने वाला आपको सुने और आप जो पॉइंट्स रखना चाह रहे हैं वो पॉइंट्स आप बिल्कुल क्लियर कर पाए सामने वाले को। इसीलिए आपका जो ये टॉपिक है कम्युनिकेशन, और ये जो आपके चैप्टर्स रखे गए हैं आपके सब्जेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। तो ये जो टॉपिक था बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक था कि अपने कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप जो बात करते हैं क्या आप इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको आज के इस टॉपिक में बताई। और भी वीडियोस इस पर मैं लेकर आऊंगा, आपका कम्युनिकेशन को किस तरीके से बेहतर करना है, कौन से वर्ड्स है जिनका आप यूज कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन और बेहतर होगा, कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें बच्चों कुछ मैं पढ़ा चुका हूं और कुछ हमारी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो बच्चों आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सभी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको जरूर से शेयर करें। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और एम पॉली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपकी क्लासेस चल रही हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस चल रही हैं, सभी बच्चे कोर्सेज को एनरोल करके अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करें। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।